अस्सलाम वालेकुम। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ रीनल एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। उसमें हमने देखा था व्हाट इज़ हॉर्सशू किडनी, व्हाट इज़ मीन बाय रीनल एजेंसीज। इसके अलावा हमने देखा था पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ देखा था हमने। ठीक है, अब हमने जो पढ़ना है टॉपिक वो है हमारे पास एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस। ठीक है, एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस से पहले मैं बता दूँ कि हमारे पास क्या होता है किडनी में डिफरेंट जो ट्यूब्यूल्स, उसमें ग्लोमेरुलस होता है, देन वुमेन कैप्सूल होता है, देन हमारे पास आती है प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले, एंड देन डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स, और देन कलेक्टिंग डक्ट्स आती हैं हमारे पास। अब एक्यूट ट्यूब्यूलर जो है वो नेक्रोसिस, उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है वो नेक्रोसिस ऑफ ट्यूब्यूल्स जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्रोसिस किस वजह से हो सकती है? या तो नेफ्रोटॉक्सिक, इसके दो काजेज़ हो सकते हैं, या नेफ्रोटॉक्सिक जो हैं वो ड्रग्स हों। ठीक है, अगर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हों उस वजह से हो सकती है। इसके अलावा अगर जो है वो इस्कीमिया हो जाए, ठीक है, इस्कीमिया हो जाए उस वजह से हो सकती है। और इसकी वजह से क्या होगा, इस नेक्रोसिस की वजह से ये होगा, जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स हैं ना उनकी इंजरी हो जाएगी, ट्यूब्यूलर इंजरी हो जाएगी। तो ये जो ट्यूब्यूलर सेल्स पड़े हुए हैं नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें ट्यूब्यूलर इंजरी हो जाएगी तो ट्यूब्यूलर सेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और ट्यूब्यूलर सेल्स की एक्यूमुलेशन की वजह से जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमन हो जाएगी। ठीक है, जब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमन हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, जो फ्लूइड फिल्ट्रेट होके आ रहा है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक लीक होगा। ठीक है, हमारे पास जो ये ट्यूब्यूल को लाइन कर रहे हैं सेल, जब ये लॉस्ट हो जाएंगे तो फ्लूइड यहाँ से लीक करके इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। अब जब वो इंटरस्टिशियम में आ जाएगा तो इंटरस्टिशियम की जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जीएफआर जो है वो जो है वो कम हो जाएगा, और जो डिक्रीज़ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन भी कम से कम होगी, और यूरिन की जो हमने ऑस्मोलैलिटी देखी थी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये जो कास्ट हैं, ये जो ट्यूब्यूलर इंजरी हुई है ये हमारे पास प्रेजेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन मडी कास्ट इन द यूरिन। ठीक है, तो इसको अब हम देखते हैं, बुक से रीड कर। ओके जी, ये हमारे पास एक्यूट रीनल जो एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस है, इसमें क्या होता है, इंजरी एंड नेक्रोसिस ऑफ ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स होती है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, इंट्रारीनल एजोटीमिया। अब इसमें क्या होता है कि जो नेक्रोटिक सेल्स जो होते हैं वो प्लग कर देते हैं ट्यूब्यूल्स को, और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जीएफआर जो है वो कम हो जाता है, और हमारे पास ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट जो हैं वो यूरिन में हमें मिलते हैं। ठीक है, डिसफंक्शनल ट्यूब्यूलर एपिथेलियम जो है वो रिजल्ट्स इन डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बर्न, डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बर्न, सीरम बर्न टू क्रिएटिनिन रेशियो जो है वो लेस देन 15 होती है, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम जो है वो कम से कम होगी, मतलब सोडियम यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, सोडियम की एक्सक्रीटरी जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 2% होगी, एंड इनएबिलिटी टू कंसनट्रेट यूरिन, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी जो है वो लेस देन 500 मिली ऑस्मोल पर केजी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या है। इसकी इटियोलॉजी में ये हो सकता है कि ये इस्कीमिया की वजह से हो सकता है, या फिर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स जो होते हैं उस वजह से हो सकता है। अब इस्कीमिया में क्या है कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई, अगर किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो गई है जिसकी वजह से नेक्रोसिस ऑफ ट्यूब्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, और ये उनमें ज़्यादा होता है जिनको पहले प्री रीनल एजोटीमिया हो। प्री रीनल एजोटीमिया में हमने देखा था उसमें भी वास्कुलर जो है सप्लाई ही कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो ये प्रोसीड करता है बाय प्री रीनल एजोटीमिया। ठीक है, और ये कहाँ पे ज़्यादा होता है, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, ये हमारे पास अगर बोमेन कैप्सूल, अगर ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमेन कैप्सूल है। ठीक है, देन क्या होता है, हमारे पास आते हैं ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल आता है। ठीक है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल देन लूप ऑफ हेनले में जाता है। ठीक है, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, और देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आते हैं। तो ये कहाँ पे ज़्यादा कॉमन होता है, उसने कहा है कि ये जो है वो जो हमारे पास असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा होता है, और प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है यहाँ पे ये ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, यही बात उसने बताई हुई है। नेक्स्ट अगर बात करें नेफ्रोटॉक्सिक की, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स जो होते हैं हमारे पास, जो टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं, रिजल्ट्स इन द नेक्रोसिस ऑफ ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें
कौन कौन सी कॉजेज़ आ जाती हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं मोस्ट कॉमन, हैवी मेटल्स आ जाती हैं जैसे कि लेड, मायोग्लोबिन यूरिया। अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है तो क्रश इंजरी की वजह से जो है मसल से जो मायोग्लोबिन रिलीज़ होगा वो यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, उस वजह से हो सकता है। और इथाइलिन ग्लाइकोल इसका काज हो सकता है। देन रेडियो कंट्रास्ट ड्राई एंड यूरेट। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है कि जिनको कोई ट्यूमर होता है ना, अगर उनको कीमोथेरेपी दी जाए तो ट्यूमर सेल्स जब टूटते हैं ना तो डीएनए रिलीज़ होता है। अब उससे हमारे पास क्या होगा, उससे हमारे पास यूरिक एसिड रिलीज़ होता है, ठीक है। तो वो यूरिक एसिड जो है वो एक्यूट ट्यूब्यूलर इंजरी करवा सकते हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि हाइड्रेशन एंड एलोप्यूरिनोल, हाइड्रेशन एंड एलोप्यूरिनोल जो है आर यूज प्रायर टू इनिशिएशन ऑफ कीमोथेरेपी टू डिक्रीज रिस्क ऑफ यूरेट इंड्यूस एक्यूट ट्यूब्यूलर इंजरी। मतलब वो पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी, उनको कैंसर होता है, वो कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं तो उनको जो है साथ ये भी एडवाइस की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और उनको एलोप्यूरिनोल दी जाती है ताकि उनकी कीमोथेरेपी की वजह से जो कैंसर सेल्स टूटेंगे उनकी वजह से जो यूरिक एसिड रिलीज़ होगा वो जो है वो एक्यूट ट्यूब्यूलर इंजरी ना करवा दे, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन और एलोप्यूरिनोल जो है वो उसकी जो है वो एडवाइस की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम तो क्या है हमारे पास, इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स क्या होंगे। इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स, ओलिगोयूरिया तो होगा ही पेशेंट को क्योंकि उसका जीएफआर कम है, ठीक है। ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट मिलेंगे, एलिवेटेड बर्न इन क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन में मिलेगी। इसके अलावा हाइपरकेलीमिया होगा, ठीक है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाइपरकेलीमिया क्यों होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा होता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है बॉडी में और हाइड्रोजन और पोटाशियम हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। तो जब ये नहीं होगा तो क्या होगा, डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम होगी, सोडियम ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रीट करेगी और जो पोटाशियम है और हाइड्रोजन वो बॉडी में रिटेन रहेगी, वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी ड्यू टू डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन। तो उस वजह से बॉडी में जो है वो पोटाशियम का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है और हाइड्रोजन का लेवल भी जो है वो ज़्यादा हो जाता है। उस वजह से हमारी जो बॉडी में हाइपरकलीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। और ये कंडीशन जो है वो रिवर्सिबल है, लेकिन इसमें हमें स्पॉटिक डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ सकती है अगर तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, ठीक है। देन वो कह रहा है कि ओलिगोयूरिया कैन परसिस्ट फॉर 2 to 3 वीक्स बिफोर रिकवरी। जो ट्यूब्यूलर सेल्स होते हैं ना, स्टेबल सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जब ये सेल साइकिल से पास करते हैं तो ये खुद को जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये बात उसने बताई हुई है कि ट्यूब्यूलर सेल्स, स्टेबल सेल्स टेक टाइम टू री एंटर द सेल साइकिल एंड री जनरेट, ठीक है। देन आता है हमारे पास एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस क्या होता है कि इसमें हमारे पास ड्रग इंड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है जो कि इंटरस्टिशियम और ट्यूब्यूल्स को इन्वॉल्व कर लेती है और इनका जो है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो जाता है। इसको हम रीड कर लेते हैं कि ड्रग इंड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्विंग द इंटरस्टिशियम एंड ट्यूब्यूल्स, उस वजह से क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब कौन कौन से काजेज आ सकते हैं, एनसेड्स आ सकते हैं, पेनिसिलिन एंड डायूरेटिक्स जो लोग यूज़ करते हैं। और वो प्रेजेंट कैसे करेंगे, ओलिगोयूरिया होगा, उनको फीवर होगा और रैश होगा। इसके अलावा वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज़ MCQ पॉइंट, ईओसिनोफिल्स जो हैं वो उनके यूरिन में हमें नज़र आएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि हमें क्या मिलता है, हमें ईओसिनोफिल्स मिलते हैं उनके यूरिन में। क्यों ईओसिनोफिल्स मिलते हैं, क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है और ये रिजोल्व होता है हो जाता है अगर हम उसका वो ड्रग जो है वो सिजेट करवा दें, मतलब उसको अगर वो ड्रग देनी बंद कर दें कि वो रिजोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर उसको वो कंटिन्यूसली ड्रग देते रहें तो फिर क्या होगा, तो ये प्रोग्रेस कर जाएगा टू रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस। रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस क्या होता है कि जो रीनल पेपिला होते हैं ना उनकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। ये हम नीचे देखते हैं, नीचे दिया हुआ है। अच्छा, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस में क्या है कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है नेक्रोसिस ऑफ रीनल पेपिला हो जाती है और ये प्रेजेंट करता है पेशेंट हमारे पास ग्रोस हीमाचूरिया के साथ, मतलब ब्लड होता है इन द यूरिन एंड फ्लैंक पेन के साथ। और इसके काजेज़ क्या होते हैं, क्रोनिक एनाल्जेसिक एब्यूज़, जैसे कि हम एस्प्रिन वगैरह यूज़ कर लें, ठीक है, या फिर फेनासिटीन यूज़ कर लें लॉन्ग टर्म के लिए।
ठीक है। इसी तरह डायबिटीज़ मिलाइटस जिन पेशेंट्स को होती है, सिकल सेल ट्रेट और डिजीज़ जिसमें सिकलिंग हो जाती है आरबीसीज़ की, आरबीसी ऐसे सिकल कर जाते हैं और वो देन जब पास करते हैं तो वो जो हैं डिस्ट्रक्शन करते हैं आरबीसीज़ की, ठीक है, जिसकी वजह से फिर जो है वेस्कुलर कंप्रोमाइज़ होता है। देन हमारे पास रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस स्टार्ट हो सकती है। इसी तरह सीवियर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, तो ये इसके कॉजेज़ हैं जो कि रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखा देती हूँ थोड़ी सी। ओके, ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर है, ये हमें पिरामिड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये पेपिला हैं और नैन इनकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में या सिकल सेल ट्रेट में या एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में। तो देन ये हमारे पास यूरेटर है, ये स्ट्रक्चर है इसका नॉर्मली, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ना है नेफ्रेटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उससे पहले आपको इसका जो है वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं बता दूं। हमारे पास क्या होता है कि जो ग्लोमेरुला होता है उस ग्लोमेरुलस से जो मटेरियल जो है वो फ़िल्टर होना होता है इनटू बोमेन स्पेस में वो जाता है। देन वो फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, देन लूप ऑफ हेनले, देन जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, देन वो कलेक्टिंग जो है वो ट्यूब्यूल्स में जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो ग्लोमेरुलस है वहाँ से एक फ़िल्ट्रेशन बैरियर होता है, ग्लोमेरुलस फ़िल्ट्रेशन बैरियर भी उसको बोलते हैं। ग्लोमेरुलस इज़ अ टफ ऑफ कैपिलरीज, तो उसमें क्या होती हैं वो कैपिलरीज की ही जो हमें 3 मेम्ब्रेन जो हैं वो मिलती हैं जहाँ से जो है वो मटेरियल पास करना होता है, उसने उस बैरियर को क्रॉस करना होता है टू एंटर इनटू द बोमेन स्पेस, ठीक है। वो कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले जो होती है ना वो ये, अगर बात की जाए, ये हमारे पास कैपिलरी स्पेस है, ठीक है, ये उसकी एंडोथीलियम है जहाँ पे ये हमें स्लिट लाइक जो हैं वो स्पेसेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। देन ये सेंटर वाली हमारे पास ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और देन इसकी जो है एपिथेलियल ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो एपिथेलियल साइड होती है ना वहाँ पे हमारे पास होते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है। ये फूड प्रोसेसेस इनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। तो फ्लूइड ने क्या करना होता है, उसने यहाँ से इसको क्रॉस करना होता है पहले तो ये जो हमारे पास एंडोथेलियम है, देन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को, देन पोडोसाइट को, और अगर हमें यहाँ पे कहूँ कि ये हमारे पास बोमेन जो है वो स्पेस है, बोमेन कैप्सूल है, तो फिर उसने एंटर हो जाना होता है इनटू बोमेन स्पेस। तो ये नॉर्मली हमारे पास हो रहा होता है। लेकिन अगर ये जो है बैरियर सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो जाए, अगर इन तीनों में से किसी भी लेयर में प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यूरिन से जो नॉर्मली बड़ी बड़ी वाली जो चीज़ें होती हैं वो नहीं पास कर रही होती, लाइक प्रोटीन्स, आरबीसीज, वो ड्यू टू देयर लार्ज मोलिकुलर साइज वो नहीं पास कर रहे होते, ठीक है, फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू वुमेन स्पेस। लेकिन यहाँ अगर फिल्ट्रेशन बैरियर में कोई मसला हो जाए तो ये वाली जो बिग मोलिकुलर साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो भी पास करना शुरू हो जाते हैं, लाइक एल्ब्यूमिन, आरबीसीज। तो यही हो रहा होता है आगे हमने जो पढ़ना है नेफ्रेटिक एंड नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम पढ़ना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह बैरियर फंक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रेटिक सिंड्रोम। जो हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसमें प्रोटीन यूरिया जो है वो 3.5 ग्राम पर 24 आवर इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेफ्रोटिक में प्रोटीन यूरिया होता है, क्यों होता है, मैंने बताया कि वो जो पोडोसाइट्स होते हैं ना उनकी इफेसमेंट हो जाती है, ठीक है, उनकी टांगें टूट जाती हैं, आप ये समझ लें, उनकी इफेसमेंट हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है जो लार्ज मोलिकुलर साइज़ के ये जो होते हैं प्रोटीन्स ये भी पास कर जाते हैं, तो प्रोटीन यूरिया होता है, ठीक है। हमारे जो ब्लड में प्रोटीन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है और यूरिन में ज़्यादा प्रोटीन पास करनी शुरू हो जाती हैं, और देन हमारे पास क्या होगा, इसी वजह से ही जो है हमारे पास फिर एडिमा हो जाता है, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ होती है, हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है। जब हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स चली जाती हैं तो लीवर को क्या जो सिग्नल मिलता है कि बॉडी में प्रोटीन्स कम है, तो लीवर का फंक्शन यही होता है कि उसने लिपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस करनी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिपोप्रोटीन सिंथेसाइज करना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी में हाइपर लिपिडीमिया हो जाता है।
हाइपरलिपिडीमिया जब हो जाएगा तो यूरिन में भी लिपिड जो है वो ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा और लिपिड यूरिया हो जाएगा। और इसके अलावा जो है हमें प्रोटीन कॉस मिलती हैं यूरिन में, ठीक है। एक और चीज़ होती है हमारे पास, इसमें हमें हाइपर कोगुलेबिलिटी भी मिलती है। हाइपरकोगुलेबिलिटी क्या है कि एक प्रोटीन, हमने कहा प्रोटीन लॉस होता है तो एंटीथ्रोम्बिन 3 जो है वो भी लॉस्ट हो जाती है, वो क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर रही होती है। तो जब ये नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, हाइपरकोगुलेबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। लेकिन ये सारी चीज़ें ऑपोजिट होंगी इन केस ऑफ नेफ्रिटिक सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास ओलिगोयूरिया होगा, हीमचूरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो प्रेजेंटेशन आती है ना वो हीमचूरिया आती है कि यूरिन में जो है हमें डार्क कलर यूरिन मिलता है, ब्लड इन द यूरिन मिलता है, तो ये हमेशा नेफ्रेटिक सिंड्रोम में होता है, ठीक है। और इसमें अलावा इसमें नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया मिलता है, एडीमा मिलता है हमें ड्यू टू सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन की वजह से। इसके अलावा हाइपरटेंशन मिलती है और इसमें हमें आरबीसी ज़्यादा कास्ट मिलते हैं। इसमें प्रोटीन कास्ट मिल रहे थे लेकिन इसमें आरबीसी कास्ट मिल रहे थे। तो अब हमने जो नेक्स्ट स्टार्ट करना है वो हमने यही स्टार्ट करना है, नेफ्रेटिक नेफ्रोटिक। तो इसका मैंने ये डिफरेंस बता दिया है आपको, ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेफ्रोटिक एंड नेफ्रेटिक सिंड्रोम स्टार्ट करेंगे।